नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुफ्त घोषणाओं पर फंसी बीजेपी की, उद्धव ठाकरे की शिंदे को चेतावनी की, जानेंगे क्यों हरियाणा से लौटाई गई यूपी की ईवीएम, गुजरात बीजेपी के विधायकों को क्यों लग रहा है डर, बात करेंगे केरल में मचे घमासान की, ब्रिटेन को मिले नए प्रधानमंत्री की, और बुलेटिन के आखिर में बात देश में मन रहे दीपावली के जश्न की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बढ़ती बेरोजगारी पर घिरी कर्नाटक सरकार, कांग्रेस ने कसा तंज, कहा पीएम से सीख रहे सीएम बोम्मई रोजगार के बजाय विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं 4 करोड़ 50 लाख रुपए। गरमाई कर्नाटक की सियासत, कांग्रेस ने मांगा मंत्री वी सोमन्ना का इस्तीफा। मंत्री ने कहा कुछ गलत नहीं किया, मंत्री ने भरी सभा में महिला को मारा था थप्पड़। दिवाली के खास मौके पर 1 घंटे हुई मुहूर्त ट्रेडिंग, शाम 6 बजे शुरू हुई ट्रेडिंग, निवेशकों ने जमकर की शेयरों की खरीदारी। बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप में जीत से किया आगाज, अपने पहले सुपर 12 मुकाबले में नीदरलैंड पर 9 रनों की जीत की हासिल। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव के वक्त जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दल मुफ्त की सुविधाएं देने की घोषणा करते हैं, लेकिन अब जल्द ही इस पर लगाम लग सकती है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने 2 सबसे बड़े राजनीतिक दलों से उनकी राय मांगी थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जवाब नहीं आया है, बल्कि दोनों ने चुनाव आयोग से समय मांगा है। और दूसरे दलों की क्या है प्रतिक्रिया, देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने चुनावों में मुफ्त के वादे रोकने के लिए नियमों को लेकर राजनीतिक दलों से सलाह मांगी थी, जिसमें सिर्फ 5 दलों ने ही अपनी राय आयोग को भेजी है। इनमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बीएसपी जैसे दल शामिल नहीं हैं। इन 5 दलों में आप डीएमके, अकाली दल, सीपीएम और एआईएमआईएम शामिल हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आयोग से राय देने के लिए कुछ और दिनों का समय मांगा है। राय देने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर थी। राय देने वाले 5 दलों में से एक दल अकाली दल ने ही फ्री सुविधा देने के वादे को रोकने का समर्थन किया है, लेकिन दूसरे 4 दलों ने कहा कि आयोग को दलों के घोषणा पत्र को नियमित करने की शक्ति हासिल नहीं है। अनुच्छेद 324 आयोग को ये शक्ति नहीं देता कि चुनाव के समय वो राजनीतिक दलों की नीतिगत घोषणाओं का मूल्यांकन कर उनका नियमितीकरण करे। वहीं डीएमके ने कहा कि आयोग का ये काम नहीं है कि वो चुनावों में की गई घोषणाओं के बजट के बारे में जानकारी ले। वहीं आपने कहा कि लोगों को बिजली और पानी की सुविधाएं देना सरकार की मूल जिम्मेदारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सवाल पूछते हुए कहा कि महंगाई से परेशान लोगों को मुफ्त शिक्षा और इलाज क्यों नहीं मिलना चाहिए। ऐसी चीजों को मुफ्त रेवड़ी कहकर आम आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए। वहीं इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि नेताओं को भी तो फ्री सुविधाएं मिलती हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि लोग महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां, बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए। नेताओं को भी तो इतनी फ्री सुविधाएं मिलती हैं। कितने अमीरों के बैंकों के कर्जे मुफ्त कर दिए। बार बार मुफ्त रेवड़ी बोलकर जनता का अपमान मत कीजिए। वैसे ये तो तय है कि चुनाव आयोग बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों की राय आने के बाद घोषणा पत्रों को विनियमित करने के बारे में नियम बनाएगा। अब बीजेपी अपने जवाब में क्या कहती है और फिर चुनाव आयोग का क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कभी बीजेपी का सहयोगी रहा अकाली दल ही मुफ्त की घोषणाओं का विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी की चुप्पी बता रही है कि वो फंस गई है। वैसे महाराष्ट्र में भी बीजेपी घिर गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम एकनाथ शिंदे को चेतावनी दी है। तो क्या बोले उद्धव, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सत्ता में उलटफेर के बाद से राज्य का सियासी पारा चरम पर है, क्योंकि शिवसेना में 2 फाड़ होने के चलते उद्धव गुट और शिंदे गुट आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं। और अब बीएमसी चुनाव को लेकर भी दोनों गुटों की तरफ से जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन अब उद्धव ने शिंदे को करारा झटका देते हुए बीजेपी की प्लानिंग का खुलासा किया है। दरअसल अब उद्धव ठाकरे गुट ने दावा किया है कि शिवसेना के 40 बागी विधायकों में से 22 जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे साप्ताहिक कॉलम रोकटोक में शिवसेना ने यह दावा किया कि एकनाथ शिंदे को अस्थायी मुख्यमंत्री बनाया गया है। सारा काम फडणवीस कर रहे हैं, वो दिल्ली भी शिंदे के बिना जाते हैं। बीजेपी की मेहरबानी पर ही शिंदे का मुख्यमंत्री पद टिका है। सामना ने लिखा कि मुख्यमंत्री शिंदे के लिए ये खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे और उनके कुछ लोगों को ईडी से फिलहाल तो बचा लिया है, लेकिन सभी को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रख लिया है। सरकार के सभी निर्णय उप मुख्यमंत्री फडणवीस लेते हैं और मुख्यमंत्री शिंदे उन निर्णयों की घोषणा करते हैं। अब दिल्ली भी फडणवीस एकनाथ शिंदे के बिना चले जाते हैं। यानी सामना के जरिए उद्धव गुट ने शिंदे को आगाह करने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए
अपने ही सहयोगियों को कमजोर करने लगती है। जहां पहले उसने शिवसेना में सेंधमारी की और शिवसेना को कमजोर करके खुद सत्ता हासिल की, और अब उद्धव का दावा है कि बीजेपी ऐसा ही कुछ शिंदे के साथ करने वाली है, जिसकी तैयारी हो गई है। अब उद्धव गुट ने दावा तो कर दिया है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। उद्धव के दावे से शिंदे गुट में खलबली मच गई है। वैसे बीजेपी पर आरोप लगना कोई नई बात तो नहीं है, और यूपी चुनाव के दौरान भी बीजेपी पर आरोप लगे जब बीजेपी ने जीत हासिल की थी कि ईवीएम में गड़बड़ी कर बीजेपी जीती है। और अब हरियाणा चुनाव से पहले आयोग ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग भी गड़बड़ी की बात से इत्तेफाक रखता है। क्या यूपी के चुनाव में हुई थी गड़बड़ी? जनता के वोट से नहीं, ईवीएम के सहारे बनी है योगी सरकार? ये सवाल विपक्षी दल उठा रहे थे। सपा नेता तो यहाँ तक दावा कर रहे थे कि ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराया जाए तो सरकार सपा और उसके सहयोगियों की ही बनेगी। ईवीएम से चुनाव में बीजेपी को हराना बेहद मुश्किल है। और अब यूपी की इन ईवीएम को लेकर हरियाणा चुनाव आयोग ने भी बड़ा फैसला किया। दरअसल हरियाणा में इस समय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी, जबकि पंच और सरपंच के चुनाव में बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होगा। पहले चरण के 9 जिलों में 70,000 ईवीएम इस्तेमाल होंगी। ईवीएम की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से भी इन्हें मंगाया गया है। पहले यूपी से 5,000 ईवीएम हरियाणा भेजी गई थी। इन ईवीएम का इस्तेमाल यूपी के विधानसभा चुनावों में किया गया था, और इन ईवीएम को लेकर हरियाणा चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के चुनाव में यूपी से आई ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो ईवीएम यूपी से आई थी उन्हें वापस कर दिया गया है। इसकी जगह गुजरात से 10,000 ईवीएम मंगा ली गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यूपी की ईवीएम पर हरियाणा को भरोसा क्यों नहीं है। ये सवाल इसलिए लोगों के मन में उठ रहा है क्योंकि गुजरात में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह ही वोटिंग का काम पूरा होना है। गुजरात में चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम की जरूरत भी है। फिर भी 10,000 ईवीएम हरियाणा भेज दी गई है, जबकि यूपी में इस समय कोई भी चुनाव नहीं है। यहाँ पर ईवीएम खाली रखी हुई है। इन खाली ईवीएम का इस्तेमाल करने को भी हरियाणा तैयार नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि क्यों यूपी की ईवीएम हरियाणा ने वापस कर दी। इसे लेकर आयोग के अधिकारी भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि गुजरात से ईवीएम क्यों मंगवाए गए, जबकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन राज्य में तैयारियां जोरों पर है और सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर जीतने के लिए सारे गुणा भाग लगा रही है, जिसने अब बीजेपी विधायकों की टेंशन बढ़ा दी है। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव आयोग कभी भी मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और टिकटों के बंटवारे को लेकर सभी दल अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में ही डेरा डाल लिया है। वहीं पीएम मोदी भी राज्य के लगातार दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री के लिए गुजरात चुनाव कई मायनों में काफी खास है। इसलिए अपने किले और गृह राज्य को बचाने के लिए इन दोनों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन इस बीच पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 30 विधायकों के टिकट काटने का संकेत दे दिया है, जिससे राज्य की बीजेपी इकाई में खलबली मच गई है। अनौपचारिक बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टिकट के लिए उम्मीदवार के जीतने की क्षमता को ही एकमात्र मापदंड बताया है। वडोदरा में अमित शाह ने कहा कि गुजरात विधानसभा के आगामी चुनाव में पार्टी नए चेहरों को 25% टिकट देगी। हालांकि उम्मीदवार की जीत की क्षमता पर विचार किया जाएगा। रविवार शाम वडोदरा में मीडिया कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में शाह ने कहा कि टिकट के लिए उम्मीदवार के जीतने की क्षमता ही एकमात्र मापदंड है। पार्टी का संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगा, लेकिन पार्टी नए चेहरों को कम से कम 25% टिकट देगी। चुनाव में पार्टी 45 से 46 नए चेहरों को टिकट दे सकती है। अमित शाह ने कहा कि पार्टी अगर दूसरे उम्मीदवारों की अपेक्षा जीतने की क्षमता होगी तो पार्टी 3-4 बार से निर्वाचित हो रहे उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। राज्य में विधानसभा की 182 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी। चुनाव में आप की मौजूदगी पर टिप्पणी करते हुए शाह ने कहा कि अतीत में पार्टियों को वोट बांटने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारना पड़ता था। उस जगह को आप में बदल दिया जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन मतगणना तक आप गंभीरता से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी राज्य में जिस रणनीति पर काम कर रही है उससे साफ है कि राज्य में कांग्रेस बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। वहीं कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। गुजरात बीजेपी के 30% विधायकों को टिकट कटने का डर सता रहा है। अगर ऐसा हुआ तो गुजरात में भी हिमाचल जैसा हाल हो सकता है और राज्य में बगावत छिड़ सकती है। वैसे फिलहाल बगावत तो केरल में छिड़ी हुई है, वो भी राज्य के राज्यपाल आरिफ के खिलाफ, क्योंकि कुछ कुलपति ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या है मामला, देखेंगे रिपोर्ट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
अक्सर अपने बयानों और आदेशों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं आज एक बार फिर वो चर्चा का विषय बने हैं। इसकी वजह है उनका 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दिया आदेश। दरअसल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का फैसला सुनाया है। आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी समेत 9 वाइस चांसलर से इस्तीफा मांगा। वहीं इस आदेश को चुनौती देते हुए कुलपतियों ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस्तीफे पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के 9 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से इस्तीफा मांगने पर राज्यपाल की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। उनका कदम लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार और एकेडमिक रूप से स्वतंत्र मानी जाने वाली यूनिवर्सिटीज की शक्तियों का अतिक्रमण है। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि उनके पास इसका कोई अधिकार नहीं है और न ही संविधान उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है। हम समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर टिकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे उनका उद्देश्य स्पष्ट है कि केरल की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा करना है और सभी जगहों पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना है ताकि शिक्षा व्यवस्था बिगड़े और उनके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एजेंडा आगे चले। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने राज्यपाल के इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि क्या इतिहास में देश के किसी राज्यपाल ने इस तरह से किया है? इसे सरकारी गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। हमारे विश्वविद्यालय असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल के इस कदम की वजह से छवि खराब हो रही है। अब राजनीतिक दल तो राज्यपाल के फैसले की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट क्या आदेश देता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लेकर फरमान जारी किया, जिससे राज्य की सियासत गर्मा गई है और राज्य में उथल-पुथल मच गई है। ऐसे उथल-पुथल तो ब्रिटेन की सियासत में भी मची हुई थी, जिसके आज थमने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अब देश को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। आखिर कौन बना नया पीएम? देखिए रिपोर्ट। भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन का नया पीएम बनना लगभग तय हो गया है। ऋषि सुनक की दावेदारी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बने बोरिस जॉनसन ने खुद को मैदान से हटा लिया है। बोरिस जॉनसन दावा कर रहे थे कि उनके पास 102 सांसदों का समर्थन है, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए नाम वापस ले लिया कि अगर संसद में पार्टी एकजुट नहीं होगी तो बेहतर तरीके से सरकार नहीं चल पाएगी। जिसे भी पीएम बनाया जाएगा मैं उसका समर्थन करूंगा। जॉनसन ने संकेतों में ही ऋषि सुनक की दावेदारी का समर्थन भी कर दिया, जिसके बाद जॉनसन के बयान का समर्थन करते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि बोरिस ने ब्रेक्सिट और वैक्सीन रोल आउट जैसे अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने में देश की मदद की। मुझे उम्मीद है कि वो देश के लिए योगदान देना जारी रखेंगे। सुनक ने संकेत दे दिए हैं कि उनकी सरकार बनने पर वो जॉनसन को अपनी कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद देने को तैयार हैं, अगर जॉनसन इसके लिए तैयार होते हैं। पीएम पद की रेस में सुनक के अलावा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की स्पीकर पेनी मॉर्डॉन्ट भी शामिल हुई, लेकिन उनके लिए 100 सांसदों का समर्थन जुटाना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ सुनक के पक्ष में आंकड़ा बढ़ता चला गया। दोपहर तक सुनक के पक्ष में 200 के करीब सांसद आ चुके थे। दावा किया जा रहा है कि सुनक के पीएम बनने पर पेनी को नई सरकार में नंबर 2 की कुर्सी दी जा सकती है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। नए प्रधानमंत्री के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मुश्किल में और महंगाई भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ही लिज ट्रस की कुर्सी चली गई। लिज सबसे कम समय के लिए ब्रिटेन की पीएम रह पाई। और बुलेटिन के आखिर में बात दीपावली के जश्न की। देश भर में आज दीपावली की धूम है। बाजारों में रौनक लगी हुई है, हर तरफ सजावट है। त्योहार को लेकर हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। त्योहार की धूम में आज कई दिग्गजों और मशहूर हस्तियों ने भी देश की जनता को शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। दीपावली के जश्न में आज पूरा देश डूबा है। हर कोई धूमधाम से दिवाली का त्योहार मना रहा है। वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, जिसके लिए वो करगिल पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, मैं देश और दुनिया को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। सीमा पर दिवाली मनाना सौभाग्य की बात है। भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है। सेना के जवान ही मेरा परिवार है। इसके साथ ही पीएम ने पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि हम विश्व शांति के समर्थक हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। पीएम ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना जानती हैं। वहीं आज देश के तमाम दिग्गजों ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, दीपावली का पावन पर्व अंधेरे पर उजाले की, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है।
हर आंगन में खुशहाल भारत के लिए दिए जलाएं, खुशियां बांटें, मुस्कान फैलाएं, सभी को शुभ दीपावली। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके कहा, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्योहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। मैं इस महापर्व पर सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हूं। पीएम, कांग्रेस सांसद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा गृहमंत्री अमित शाह सहित तमाम दिग्गजों ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।